आप ये बात अच्छी तरह से समझ लें कि अगर हम भारतवासी हैं और भारत के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में हमें एक प्रतियोगी के रूप में बैठना है, सफलता हासिल करनी है, तो हमें भारतीय इतिहास को अच्छी प्रकार से जानने के लिए भारतीय भूगोल की जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है, उसके पूरे क्षेत्र में, पूरे एरिया में किस किस प्रकार की जलवायु है, किस प्रकार का मौसम है, वहां लोगों की बनावट कैसी कैसी है, वहां लोगों के साहित्य के बारे में हमें जानना बहुत ही जरूरी है। और किसी भी इतिहास की जानकारी के लिए हमें उस देश के भूगोल की जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। इस प्रकार से आपको ये याद रखना चाहिए कि भारतीय इतिहास जो है, अगर हम उसकी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो हमें मानचित्र को सामने रखकर, भारत के मानचित्र को सामने रखकर सबसे पहले उसका अध्ययन करना चाहिए कि भारत के जितने भी पार्ट्स हैं उन पार्ट्स का भौगोलिक इतिहास क्या है। भारत की उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम लंबाई चौड़ाई क्या है, भारत के पर्वतीय स्थल कौन कौन से हैं, भारत में सभ्यता और संस्कृति सबसे अधिक कहां पर फली फूली, और कौन से भारत के ऐसे रास्ते हैं जिनसे आक्रमणकारियों ने, लुटेरों ने आक्रमण किए, और कौन सी ऐसी जगह है जहां से आक्रमणकारियों का भारत में प्रवेश करना बहुत ही मुश्किल रहा, और अत्यधिक आक्रमणकारी और अत्यधिक भारत की सभ्यता भारत के किस एरिया में फली फूली, उसके कारण क्या क्या हैं, क्या फैसिलिटी, क्या खास फैसिलिटीज उन लोगों को यहां पर मिली जिसके कारण अमुक एरियाज, अमुक क्षेत्र में सभ्यता और संस्कृति अत्यधिक फली फूली, और कौन से ऐसे क्षेत्र रहे जिसमें सभ्यता और संस्कृति कम से कम फली फूली, या कौन से ऐसे पर्वतीय स्थल रहे जहां पर आक्रमणकारियों का और भारतीय राजाओं का जाना बड़ा ही मुश्किल रहा, या कौन कौन से ऐसे विशाल साम्राज्य रहे जो साम्राज्य भारत के उन दुर्लभ क्षेत्रों तक नहीं पहुंच सके, उन तक अपनी सभ्यता और संस्कृति या अपने प्रभाव का असर नहीं दिखा सके। तो इस प्रकार से भारतीय इतिहास की भौगोलिक जानकारी होना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। आप ये अच्छी प्रकार से जानते हैं कि भारत के उत्तर में हिमालय है, और हिमालय पर्वत एक प्रहरी के रूप में हमारे देश की रक्षा करता है, जहां से आक्रमणकारियों का आना बहुत ही मुश्किल रहा। वो इस हिमालय के एरिया को पार नहीं कर सके, क्योंकि हिमालय में आप जानते हैं कि दुर्लभ जंगल हैं और पहाड़ियां, बड़ी ही विशाल पहाड़ियां हैं, 12 महीने बर्फ वहां पर जमी रहती है, और किसी भी सीजन में उनको पार करना बहुत ही मुश्किल होता है। किसी भी देश का इतिहास वहां के भौगोलिक प्रभाव से अछूता नहीं रह सकता। भूगोल तथा कालक्रम अथवा समय निर्धारण की विद्या सूर्य और चंद्रमा की भांति इतिहास की दाईं और बाईं आंखें हैं।
दाईं और बाईं आंखें। अतः किसी भी देश के इतिहास को समझने के लिए उस देश का भौगोलिक ज्ञान आवश्यक है। अतः भारतीय इतिहास को समझने के लिए यहाँ के भूगोल की जानकारी आवश्यक है, जिसने इसे बहुत गहरा प्रभावित किया है। भारत एशिया के दक्षिणी भाग में स्थित है। अब ये एक आमतौर पर कई बार प्रत्याशी सोचते हैं कि हम डिटेल स्टडी कर रहे हैं, डिटेल स्टडी में हमें बहुत ज्यादा समय लगता है। जरा आप सोचिए कि अगर हम किसी भी विषय की डिटेल स्टडी करते हैं तो ऑब्जेक्टिव वैकल्पिक क्वेश्चंस का पूरा अध्ययन हमें अच्छी प्रकार से हो जाता है। अगर हम वैकल्पिक क्वेश्चन को डायरेक्ट पढ़ते हैं तो देखिए 4 ऑप्शन हमें नीचे दिखाई देते हैं और 4 ऑप्शन को देखकर हम ऐसा सोचते हैं कि इसका उत्तर ये रहा होगा, ये होगा, और ऐसे में हम 4 अन्य टॉपिक्स को देखते हैं जो गलत आंसर होते हैं और हमें गलत चीज, गलत बात सीखने को मिलती है। इस प्रकार से हमें डिटेल स्टडी किसी भी विषय की बहुत ही जरूरी है, जिससे हमें वैकल्पिक क्वेश्चंस अपने आप ही याद हो जाते हैं। अब भारत जो है वो एशिया के किस पार्ट में स्थित है? छोटी सी बात है, ये पूछा जा सकता है कि भारत एशिया के दक्षिणी भाग में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 42 करोड़ 2,05,00,000 वर्ग किलोमीटर है। भारतीय उपमहाद्वीप आकार में उतना ही बड़ा है जितना रूस को छोड़कर समस्त यूरोप है। दूसरे शब्दों में यह इंग्लैंड से लगभग 20 गुना बड़ा है। देखिए, इन्हीं में छोटे छोटे प्रश्न हमारे सामने निकल पड़ते हैं कि बताइए इंग्लैंड से भारत कितना बड़ा है। ऐसा क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस उपमहाद्वीप को भौगोलिक दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग हिमालय पर्वत और उसकी श्रेणियां, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हिमालय पर्वत और उसकी श्रेणियां, इस पर अध्ययन करना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो आईएएस हो, चाहे आईएएस, पीसीएस या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में, कई बार श्रेणियों के बारे में या हिमालय पर्वत पर पाई जाने वाली चोटियों के बारे में पूछा जा सकता है। यहां पर बहुत ही घने जंगल हैं, अत्यधिक वर्षा होती है, तरह तरह के टॉपिक्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत के उत्तर में स्थित हिमालय पर्वत व उसकी श्रेणियां अफगानिस्तान से असम तक फैली हुई हैं। संसार की सबसे ऊंची चोटी भी यहीं स्थित है, जैसे गौरी शंकर, एवरेस्ट, या एवरेस्ट भी से कह सकते हैं। यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि एवरेस्ट का दूसरा नाम क्या है? गौरी शंकर, गॉडविन और कंचनजंगा आदि, इन चोटियों के बारे में भी पूछा जा सकता है। इसकी पूर्वी श्रेणियों में पटकोई नामा, यह पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय पर्वत की पूर्वी श्रेणी है? पटकोई नामा और लुसाई प्रसिद्ध हैं। यहां घने जंगल हैं, अत्यधिक वर्षा होती है। इस पर्वत की पश्चिमी श्रेणियों में हिंदुकुश सफेद को, सुलेमान को तथा किरथार प्रमुख है। इसमें छोटे छोटे बड़े दर्रे हैं। इन दर्रों के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि बताइए कि हिमालय पर्वत की कौन से दर्रे जो हैं ये हिमालय पर्वत के दर्रे नहीं हैं, या कौन से दर्रे हिमालय पर्वत या उत्तरी पश्चिमी हिमालय की श्रेणियों में मिलते हैं। आप ये देखिए कि छोटे बड़े दर्रे हैं जिनमें खैबर, बोलान, टोची, कुर्रम और गोमल आदि दर्रे प्रमुख हैं। इन दर्रों के बारे में भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। इस भूखंड का
भारत के इतिहास पर प्रभाव देखने को ही बनता है। आप समझ सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया था कि हिमालय पर्वत देश की रक्षा करता है, क्योंकि वहां से आक्रमणकारियों का आना बहुत ही मुश्किल रहा। ठंडी एवं शुष्क हवाओं को रोकना, भारत को ठंडी और शुष्क हवाओं से भी हिमालय पर्वत बचाता है। उपयोगी नदियों का निकास, देखिए हमारे भारतवर्ष में जितनी भी नदियां उपयोगी नदियां रही हैं, जिसके पानी ने भारत की फसलों को सींचा है, भारत के लोगों की प्यास को बुझाया है, वो यही इसी हिमालय पर्वत से निकलती हैं। उपयोगी नदियों का विकास इसी से होता है। दर्रों का प्रभाव, दर्रे आप समझ सकते हैं कि ये दर्रे इतने बड़े और गहरे और चौड़े हैं, जिनसे निकलकर आक्रमणकारियों का भारत में प्रवेश करना बड़ा ही मुश्किल रहा। उत्तर पश्चिम के अनेक दर्रे भारत के इतिहास पर प्रभाव डालते रहे। यहां से हमारा संपर्क मध्य एशिया के देशों के साथ रहा, व्यापार को बढ़ावा भी मिला। देखिए इन्हीं दर्रों के माध्यम से कुछ आक्रमणकारी दुख सुख और बहुत ही कठिनाइयों को झेलते हुए यहां पर पहुंचे और हमारी सभ्यता और संस्कृति का विकास भी हुआ। उन्हें भी भारत से बहुत कुछ सीखने को भी मिला और हमें भी उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। इन्हीं दर्रों से आक्रमणकारी भी भारत में आए, जिन्होंने भारतीय इतिहास को बहुत प्रभावित किया। वैसे हिमालय पर्वत को पार करना सभी आक्रमणकारियों के लिए बहुत कठिन रहा, लेकिन दृढ़ निश्चयी आक्रमणकारी फिर भी इन दर्रों को पार करके भारत में आते रहे, जिन्होंने हमारी सभ्यता और संस्कृति का विकास किया और भारत से अपने देश को भी बहुत कुछ दिया। पृथक सभ्यता का विकास, देखिए हिमालय पर्वत की श्रेणी ने भारत को संसार के अन्य क्षेत्रों से सर्वथा पृथक रखा। इसका प्रभाव यह हुआ कि एक विशिष्ट भारतीय सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ। जो क्षेत्र इस पूरे हिमालय पर्वत श्रृंखला से के कारण दूसरे देशों से संपर्क में नहीं हम रह सके, वहां पर एक अलग तरह की सभ्यता और संस्कृति फली फूली, क्योंकि उसमें किसी भी विदेशी सभ्यता और संस्कृति की झलक हमें देखने को नहीं मिलती। भोजन, पहनावा, आचार और विचार में यह सभ्यता संसार की अन्य सभ्यताओं से पृथक रही। इसके बाद दूसरे भाग में गंगा तथा सिंधु का मैदान तथा उसका इतिहास पर प्रभाव। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि गंगा और सिंध का मैदान बहुत ही उपजाऊ मैदान रहा है। हिमालय पर्वत से बहने वाली नदियां उपयोगी मिट्टी या उपयोगी कण यहां पर लाकर बिछाती रही, और जो भी आक्रमणकारी उत्तरी पश्चिमी भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमाओं से जिसने भारत में प्रवेश किया, वो यहां पर बस कर रहा, उसने यहीं पर जो है रहना शुरू किया। अगर आप सिकंदर को देखें तो सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उसने इसी भारत के एरिया पर आक्रमण किया, क्योंकि यहां की सभ्यता और संस्कृति बहुत ही फली फूली। यहां पर नदियां हर तरह से हर फैसिलिटी उपज जो है यहां की बहुत ही अच्छी रहती थी, और यह भारत का एक ऐसा क्षेत्र था जहां पर सभ्यता और संस्कृति की हर अच्छाई जो है देखने को मिलती थी। देश की समृद्धि में योगदान, इस क्षेत्र में अनेक नदियां गंगा, सिंधु, यमुना आदि बहती हैं। यह अपने साथ दोमट और उपजाऊ मिट्टी लाती है। इसका पानी सिंचाई के उपयोग में लाया जाता है। इसी से कृषि का विकास हुआ। यह मैदान देश के उद्योग, पशुपालन और अन्य व्यवसायों की उन्नति का भी मूल कारण है। यहीं पर विशाल साम्राज्यों की स्थापना हुई। आप समझ सकते हैं कि आज भी हम वहीं पर रहना पसंद करते हैं जहां हमारे लिए बिजली, पानी और हर तरह की फैसिलिटी
हमें मिले। तो स्पष्ट है कि यही एक ऐसा क्षेत्र रहा जहां विशाल साम्राज्यों की स्थापना हुई, क्योंकि यहां यह क्षेत्र हर तरह से उपजाऊ था। यहां हर तरह की फैसिलिटी, पानी और अन्य सुविधाओं का कोई भी अभाव नहीं था। इसीलिए सभी साम्राज्य इसी क्षेत्र में फले फूले। इस क्षेत्र के उपजाऊ एवं समृद्धिशाली होने के कारण यहां समय समय पर विशाल साम्राज्यों की स्थापना हुई। मौर्य, गुप्त और मुगल साम्राज्य का केंद्र यही रहा। इसी एरिया में देखिए, मौर्य साम्राज्य, सिकंदर के जाने के बाद मौर्य साम्राज्य की स्थापना यहीं पर हुई। उसके बाद गुप्त और मुगल जो है इसी एरिया में उन्होंने अपने साम्राज्य की स्थापना की और भारतीय सभ्यता और संस्कृति इन कालों में अपनी विकास की चरम सीमा पर रही। यही केंद्र था, यही वो केंद्र था जहां पर भारतीय सभ्यता और संस्कृति ने हर तरह से विकास की चरम सीमा को छुआ। कला व साहित्य की प्रगति, आप समझ सकते हैं कि जहां पर व्यक्ति अत्यधिक, जिस स्थान ने व्यक्तियों को, आक्रमणकारियों को, विदेशी शासकों को अपनी तरफ आकर्षित किया, जहां हर सुविधा उनको मिली, वहीं पर वो बसे। और जहां पर मानव सभ्यता का विकास हुआ, जहां मानव सभ्यता फली फूली, वहीं पर कला और साहित्य की उन्नति होना स्वाभाविक सी बात है। हर तरह से समृद्ध होने के कारण, हर तरह से समृद्धि होने के कारण, हर तरह से ये क्षेत्र, हर तरह से सुविधा प्राप्त होने के कारण इस क्षेत्र में हर तरह से कला और साहित्य की भी उन्नति हुई। नगरों का निर्माण, आप समझ सकते हैं कि नगरों का निर्माण भी होना स्वाभाविक सी बात है। ऐसे क्षेत्र में नगरों का निर्माण भी हुआ। हर तरह से यह क्षेत्र जो है भारतीय सभ्यता संस्कृति का केंद्र रहा। राजपूताना का प्रभाव, इस मैदान के पश्चिमी भाग की भूमि के मरुस्थल होने के कारण विदेशी आक्रमणकारियों ने राजपूताना को जीतने के विशेष प्रयास नहीं किए। आप समझ सकते हैं कि भारत में राजस्थान, हमारा राज्य जो है, वह बहुत से एरिया में मरुस्थल से घिरा हुआ है, जिसके कारण हर सुविधा न होने के कारण आक्रमणकारी इस क्षेत्र की तरफ आकर्षित नहीं हुए। अतः राजपूताना का प्रभाव भी एक अहम प्रभाव यहां पर साबित हुआ। धार्मिक आंदोलनों का केंद्र, देखिए, जहां पर सभ्यता और संस्कृति, भारतीय सभ्यता और संस्कृति अपनी चरम सीमा पर थी, जहां पर विशाल साम्राज्य कायम किए गए, जहां पर विशाल सम्राट रहे, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य आप ले सकते हैं, अकबर, बाबर इत्यादि को आप ले सकते हैं। सभी जितने भी राजा जिन्होंने विशाल साम्राज्य स्थापित किए, यहां पर उन्होंने अपने आप को इसी भारत का, वर्ष का नागरिक बनाकर रखा, यहीं पर बस गए। उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति के विकास में अहम योगदान दिया। तो संभव है कि ऐसे क्षेत्र में धार्मिक आंदोलन चले, धर्म का प्रभाव भारतीय साहित्य और सभ्यता, भारतीय हर व्यक्ति पर इन धर्म आंदोलनों का प्रभाव जो है देखने को मिला। दक्षिण का पठार तथा उसका इतिहास पर प्रभाव, आप ये देखिए कि भारत के दक्षिण में, भारत का दक्षिण क्षेत्र हमारे गंगा और सिंधु के मैदानी क्षेत्र से लगभग कटा हुआ रहा, क्योंकि दक्षिण की जो भूमि, जो पर्वतीय स्थल जो है, वहां तक इन विशाल साम्राज्यों का पहुंचना बड़ा ही मुश्किल था। हालांकि कुछ राजा वहां तक पहुंचे, लेकिन वहां तक अपना साम्राज्य स्थापित नहीं कर सके, क्योंकि दक्षिण का क्षेत्र, भारत का क्षेत्र जो है, वो बिल्कुल इस मैदान से कटा हुआ सा था। वहां तक पहुंचना उनके लिए बड़ा ही मुश्किल था। गंगा तथा सिंधु के मैदान के दक्षिण में स्थित क्षेत्र को दक्षिण का पठार कहा जाता है। यह बहुत ऊंचा नीचा है,
समुद्र के तट से यह लगभग 1000 से 3000 फुट तक ऊंचा है। आप समझ सकते हैं वहां तक पहुंचना कितना मुश्किल है। इसे विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियां तथा नर्मदा और ताप्ती नदियां उत्तरी मैदान से अलग कर देती हैं। लेकिन यहां पर कई दर्रे, थाल घाट, भोर घाट व पाल घाट इत्यादि भी हैं। यही मैदान पथरीला है। इनके दोनों ओर पश्चिमी व पूर्वी घाट हैं। महानदी, कृष्णा, कावेरी और तुंगभद्रा इसकी प्रमुख नदियां हैं। इस क्षेत्र ने भारतीय इतिहास को निम्न प्रकार से प्रभावित किया। देखिए किस किस प्रकार से प्रभावित किया, मैं आपको बताना चाहता हूं। उत्तर से पृथकता, मैंने अभी आपको बताया था कि उत्तर में गंगा और सिंधु के मैदान से, यानी जहां भारत की सभ्यता और संस्कृति सर्वाधिक फली फूली, उस मैदान से ये दक्षिण का पठार बिल्कुल कटा रहा। यह उत्तरी भारत से विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के कारण पृथक रहा। इन्हें पार करना बड़ा कठिन था। इस कारण इस क्षेत्र के लोगों का भोजन, पहनावा, रीति रिवाज आदि उत्तरी भारत के लोगों से भिन्न रहे। आप देख सकते हैं इसका कारण क्या रहा, क्योंकि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों का आना जाना होता है, संपर्क स्थापित होते हैं, रीति रिवाज बढ़ते हैं, साहित्य और कला का आदान प्रदान होता है, तो प्रभाव पड़ना स्पष्ट है। अगर हम एक दूसरे के प्रभाव में नहीं आएंगे तो एक दूसरे का प्रभाव हमारे पर आना बड़ा ही मुश्किल है। तो दक्षिण का क्षेत्र हमारे उत्तरी क्षेत्र से बिल्कुल कटा हुआ रहा। विदेशी आक्रमणों का प्रभाव देखिए कि पथरीली भूमि के कारण यह क्षेत्र उपजाऊ नहीं था। स्पष्ट कौन जाएगा वहां? बहुत ही ऊंचा नीचा पर्वतीय स्थल और जहां सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, पथरीला क्षेत्र था, उपजाऊ नहीं था, तो सभ्यता संस्कृति वहां पर फलना फूलना तो एक अलग ही बात थी। इसीलिए भारतीय राजा जिन्होंने गंगा और सिंधु के मैदान पर राज्य किया, वो इससे कटे रहे। वहां की जनता पूर्ण रूप से इस क्षेत्र से कटी रही, अलग रही। अधिक भाग जंगलों व पहाड़ों से घिरा हुआ है। अतः दक्षिण का पठार विदेशी आक्रमणकारियों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र नहीं रहा। उनकी नजर सिर्फ गंगा और सिंधु के मैदान पर ही रही और इसी कारण से सांस्कृतिक प्रगति हुई। देखिए तो स्पष्ट है कि गंगा और सिंधु के मैदान में सांस्कृतिक प्रगति जो है वो अलग तरह से हुई और दक्षिण के पठार में, यानी दक्षिण के लोगों की सभ्यता और संस्कृति जो है एक प्रकार से अलग तरह से ही प्रभावित रही। और आज अगर हम देखते हैं तो हमारे रीति रिवाज, हमारा पहनावा, हर तरह से हम उन लोगों से भिन्न हैं, जिसका कारण हमारी दूरियां रही। दक्षिण के पठार का भारतीय इतिहास के विकास में कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं रहा। कुछ इतिहासकारों की यह भी राय है कि दक्षिण का पठार अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण उपेक्षित रहा। स्पष्ट है कि जहां पर इस प्रकार का क्षेत्र होगा, जहां पर किसी का पहुंचना बहुत ही मुश्किल होगा, तो वह उन एरियाज से बिल्कुल अलग रहेगा, उन क्षेत्रों से बिल्कुल अलग रहेगा जहां पर पहुंचना बहुत ही कठिन हो। इस कारण उत्तरी भारत की तुलना में इस क्षेत्र में ने इतिहास में कम भूमिका निभाई। इस प्रकार से भारतीय सभ्यता और संस्कृति, भारतीय इतिहास की पूरी जानकारी के बिना हम भारतीय इतिहास का अच्छी प्रकार से अध्ययन नहीं कर सकते। और यदि हम पूरे भारत के मैप पर, हम पूरे भारत के एटलस पर अच्छी तरह से नजर डालें और फिर भारतीय इतिहास की स्टडी करें, तो हमें इतिहास का पूर्ण ज्ञान होना स्वाभाविक है। और अगर हम पूरी भारतीय सभ्यता संस्कृति, उसकी भौगोलिक अवस्था, उसके सभी क्षेत्रों का, उसके सभी पर्वतों का, उसके सभी लोगों का, उसके सभी साम्राज्यों का अच्छी प्रकार से अध्ययन करें, तो हमें यह पता चलता है कि कौन सा क्षेत्र क्यों उपेक्षित रहा, किस क्षेत्र में सभ्यता और संस्कृति सबसे कम फली फूली और किस क्षेत्र से
आक्रमणकारियों ने यहां पर आक्रमण किया और कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक उनके आकर्षण का केंद्र रहा, इस प्रकार की